हाय एवरीवन। अभी तक हमने काफ़ी लॉज देख लिए सेट थ्योरी में। हमने सबसे पहले आइडेंटिटी लॉ को समझा था, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब इस लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ देखने वाले हैं जिसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। हम जब सिंपलीफाई करेंगे एक्सप्रेशंस को इन्वॉल्विंग सेट्स, तो तब हम इस लॉ का बहुत यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ इस लेक्चर को आराम से देखिए और प्लीज़ वॉच दिस लेक्चर केयरफुली। सो आइए इस लॉ को समझते हैं। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है। इस लॉ के दो पार्ट्स है। पहला जो लॉ है ना वो ये है, अगर मेरे पास ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, इट्स इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इट्स इक्वल टू क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा इसका पार्ट क्या है, अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, so दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ के बाद हम इस लॉ को जनरलाइज भी करेंगे, तो मगर पहले हम इस लॉ का प्रूफ देखते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि इन लॉज का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन इन लॉज को मेमोराइज करना और इनकी इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रूफ। क्योंकि अब जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, वहां पर आपको इन लॉज को यूज करना आना चाहिए। तो देखिए, पहले हम इस लॉ को प्रूफ करते हैं। तो मान लो एक, क्योंकि हमें तो पता है ऑलरेडी सेट्स को प्रूव कैसे करते हैं, हमें पता है अगर हमें ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रूफ ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट में है, यानी ए सबसेट बी, और बी सेट का हर एलिमेंट ए में है, दैट इज बी सबसेट ए। और अगर मैं ये दोनों चीज प्रूव कर पाया, तब मैं ये कह सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी। तो पहले मैं ये प्रूव करूंगा ये वाला सेट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट है इस सेट का। उसके बाद मैं प्रूव करूंगा ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है। और जब मैं वो प्रूव कर पाया, तभी मैं कह सकता हूँ ये दोनों सेट्स इक्वल होते हैं। अब देखिए, हम अज्यूम करते हैं पहले, लेट एक एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स जो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट है। अब देखो, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, हम जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट में, जब एक्स अगर एलिमेंट है ना ए कॉम्प्लीमेंट का, तो वो ए में नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना। हम जब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन पढ़ रहे थे ना, वहां हमने समझ लिया था कि अगर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो वो ए में नहीं होगा ना, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तुम यू यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, जो तुम्हें सेट मिलेगा ना, वो होगा ना ए कॉम्प्लीमेंट। उसमें ए तो ए के एलिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं होगे ना। अरे यार, अगर देखो यार, ए को एलिमेंट ये तुम्हारे पास ए है, और हमारे पास यूनिवर्सल सेट यहाँ पर मान लो नेचुरल नंबर का सेट है। मुझे ए कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स तो नहीं होंगे ना। उसमें 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, सो ऑन अप टू इनफिनिट सेट होगा ना ये वाला। हाँ, लेकिन इस ए कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट्स नहीं है। अब वो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स, उसका मतलब क्या है कि वो ए में नहीं है, सॉरी वो ए में नहीं है। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई आर्बिट्री एलिमेंट ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब क्या है इसका, वो आर्बिट्री एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं होगा। समझ आ गया ये, ए यूनियन बी में नहीं होगा वो। अब अगर देखो, अब कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स ए यूनियन बी में नहीं है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूनियन को और समझते हैं, वो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, लेकिन वो गलत है। मैंने पहले भी कहा है कि यूनियन का मतलब और नहीं होता। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये कह रहा है अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब पता क्या है, वो एलिमेंट आर्बिट्री एलिमेंट ना तो ए में है ना बी में है, दोनों में नहीं है। कि अगर आर्बिट्री एलिमेंट एक दोनों में से एक सेट में भी होता है, तो वो यूनियन में जरूर आता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो तो ए यूनियन बी में एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ना वो आर्बिट्री एलिमेंट ए में था ना बी में था। ठीक है। अब देखो, अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट ए में नहीं है, तो जब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट करूंगा, उसमें तो ए एक्स होगा ना, बिल्कुल होगा। इसी तरह
अगर कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट बी में नहीं है मतलब वो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा, बिल्कुल होगा। अरे इसको देखो यहाँ पर, क्या वन बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट को? वन बिलोंग नहीं करता ए कॉम्प्लीमेंट को ना, लेकिन अगर तुम ए की बात करोगे उसमें वन होगा, देखो वन ए में है ना। अब देखो फोर ए कॉम्प्लीमेंट में है ना, बिल्कुल है। तो फोर ए में नहीं होगा। अरे ए हमने ऑलरेडी लॉ पढ़ा हुआ है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का अगर तुम इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे ना, दैट इज इक्वल टू फाइव। इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। अगर एक सेट का तुमने इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट से लिया, ये फाइव होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो इसमें जो एलिमेंट्स हो गए ना वो इसमें नहीं हो सकते, और जो इसमें एलिमेंट्स हो गए वो इसमें नहीं हो सकते। इसीलिए अगर एक्स एलिमेंट नहीं है ना बी का, तो वो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा ना, बिल्कुल होगा। और यहाँ से हम अब यहाँ से क्या समझ आता है, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप सेट्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज कर रहा हूँ, कुछ भी रटवा नहीं रहा आपको। आपको ये प्रूफ बिल्कुल समझ आना चाहिए, क्यों? बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सेट्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इसको प्रूव कर रहा हूँ मैं। अब देखो अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है और वो आर्बिट्री एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो उनके इंटरसेक्शन में होगा ना, बिल्कुल होगा। अब यहां से तुम्हें क्या समझ आता है? एक ने कहा आर्बिट्री एलिमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट है, दूसरा कह रहा है एक्स एलिमेंट है इस सेट का। इसका मतलब है ना ए, इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो किस में, वो सबसेट है ना इसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 50% जॉब डन हो गया, ठीक है। जो मुझे प्रूव करना था ना, मुझे प्रूव क्या करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इट्स इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ा पहले, कि ये वाला सेट इसका सबसेट है, और वो मैंने किया ना ये प्रूव। अब मुझे क्या प्रूव करना है, तो ये वाला सेट है ना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका सबसेट है। अगर मैं प्रूव कर पाया तब ये प्रूव हो जाएगा कि दो सेट्स इक्वल है। आइए उसको प्रूव करते हैं। देखो अब अज्यूम करते हैं लेट वाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट। आपने वाई क्यों किया, एक्स क्यों नहीं किया? कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका एलिमेंट है, इसका। अरे ये वाला सेट इसका सबसेट है। अब मुझे प्रूव करना है ये वाला सेट इसका सबसेट है, तो मैं अज्यूम करूंगा ना एक आर्बिट्री एलिमेंट वाई इसका इस सेट का एलिमेंट है, तो वही तो लिख रहा हूं मैं। अगर ठीक है, बिल्कुल है। अगर वाई इस सेट में प्रेजेंट है, इसका एलिमेंट है, मतलब क्या है, वाई जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी होगा, एंड वाई क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। अब देखो ऑलरेडी अगर वाई आर्बिट्री एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब क्या है, वो ए में नहीं होगा। एंड अब देखो यहां से क्या है, अगर वाई एक एलिमेंट है किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का, तो साफ समझ आता है कि वो वाई बी में नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मुझे बोलो। अगर वाई आर्बिट्री एलिमेंट ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, अब यहां से ये नहीं बोलना कि वाई एलिमेंट इंटरसेक्शन बी का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर वाई ए में नहीं है बी में नहीं है, इसका मतलब क्या है, वाई जो है ना वाई वो ए यूनियन बी में नहीं हो सकता। अब अगर ए यूनियन बी में वाई नहीं होगा, इसका मतलब है ना वाई हो किस में होगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। और यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो सबसेट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में। और यहां से सॉरी, ये वाला है ना, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, इसको देख के तुम्हें क्या समझ आता है, कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो मुझे प्रूव करना था। आई होप तुमको ये लॉ बिल्कुल समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी प्रूफ है इसका, और मैंने स्टेप बाय स्टेप यूजिंग सेट कॉन्सेप्ट्स को इसको प्रूव किया है। अब अब दूसरे पार्ट को प्रूव करते हैं, ठीक है। पहले बोर्ड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब मुझे प्रूव ये करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तुम अज्यूम करो एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स एलिमेंट है इस सेट का। अगर वो इसकी कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब क्या है, कि वो इस सेट में नहीं होगा, है ना। अरे अगर एक्स
आर्बिट्री एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का है तो ए में तो नहीं होगा ना, वही तो यहाँ पे लिखा। अब अगर आर्बिट्री एलिमेंट एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, मतलब क्या है इसका? अब ये नहीं बोलना ना एक्स ए में है ना एक्स बी में, ऐसा ऐसा नहीं बोलना। इसका मतलब पता क्या है, एक्स या तो ए में नहीं है या तो बी में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पर एंड लिखते हैं। एंड कैसे आएगा? अरे अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट इंटरसेक्शन बी में नहीं है, उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वो दोनों में नहीं होगा। क्या पता एक में होगा बी में नहीं होगा। अरे देखो यहाँ पर समझो, ये सॉरी, इसमें एलिमेंट देखो 1 2 है, बी मैंने मान लो 2 और 3 है। अब मुझे बोलो 1 है ना 1, वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 2 होगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि 1 ना 1 ए में भी नहीं है 1 बी में भी नहीं है? ये तो गलत है। 1 तो ए में तुमको दिखाई दे रहा ना। इसीलिए अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, एक बात तो हम श्योर है, या तो वो ए में नहीं या तो बी में नहीं है। ये बात हम श्योर है। अब अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट ए में नहीं है, मतलब क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। और अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट बी में नहीं है, मतलब वो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है या वो आर्बिट्री एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब उनके यूनियन में होगा। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आ गया। हमने इस ये वाला सेट इसका सबसेट, ये प्रूफ हो गया। अब मुझे प्रूव करना है ये वाला सेट इसका सबसेट है। अगर मैं वो प्रूव कर पाया, दैट मीन्स ये बराबर है। चलो अब हम अज्यूम करते हैं आर्बिट्री एलिमेंट वाई एलिमेंट है किसका? इसका। ठीक है ना, सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि वाई ए कॉम्प्लीमेंट में है और वो बी कॉम्प्लीमेंट में है। अब अगर ए कॉम्प्लीमेंट में वाई है, यहाँ से पता है ना हमको ए में नहीं होगा, और वो आर्बिट्री एलिमेंट वाई में नहीं होगा। अब अगर आर्बिट्री एलिमेंट ए में नहीं है या वो बी में नहीं होगा, अब यहाँ से ये नहीं बोलना कि वो ए बी में नहीं है। प्लीज ऐसा नहीं करना। इसने क्या कहा है, या तो वो ए में नहीं है या तो बी में नहीं है। यहाँ से हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि ए बी में भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम ये बात श्योर है कि वो आर्बिट्री एलिमेंट वाई ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में होने के लिए एलिमेंट को दोनों सेट्स में होना जरूरी है। लेकिन ए यूनियन बी में ऐसा नहीं है। ए यूनियन बी में अगर एक भी सेट में नहीं हुआ, तब भी वो ए यूनियन बी में हो सकता है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, मतलब वो आर्बिट्री एलिमेंट किसमें है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में है ना। और यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, सॉरी, यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं ए complement union B complement that is subset of A intersection B complement। और ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, यहां से तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो? ए कह रहा है ए कह रहा है देखो ये वाला सेट इसका सबसेट है, दूसरा वाला कह रहा है ये वाला सेट इसका सबसेट है, मतलब वो इक्वल है। मतलब इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप तुम्हें डी मॉर्गन लॉ समझ आ गया होगा। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया होना चाहिए, लेकिन इस लॉ का यूज करना while simplifying set while simplifying expressions involving sets, वो आना चाहिए आपको। हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है तो दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये तो बस दो सेट्स की बात है। क्या डी मॉर्गन्स लॉ तीन सेट्स के लिए वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ सेट्स। अब देखो अगर हमारे पास तीन सेट्स भी है, मानो हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड है और उसका कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जेड कॉम्प्लीमेंट। और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। हाँ, ये नहीं कि मुझे इसी ऑर्डर में लिखना है, हमने ऑलरेडी कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है ना। अरे ये वाला इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लॉ, बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो अगर तुम ये कहो चाहे ये कहो बराबर है, यहां पर भी। ठीक है। अब अगर मेरे पास एन सेट्स है, मान लो मेरे पास A1 यूनियन A2 यून सो ऑन अप टू AN है, उसका मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, दैट इज इक्वल टू AN कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन AN माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। किसी भी ऑर्डर में लो तुम, किसी भी ऑर्डर में लो, मतलब A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सेट्स तुमने यहाँ मेंशन किया है ना, वही सेट्स तुम्हें यहाँ मेंशन करने हैं। ऐसा नहीं करना कि देखो ये गलत है, अगर किसी ने ऐसा लिखा ना, मतलब ये वाला सेट है, उसको उसने ऐसा लिखा, ये गलत है, तुमने ए मेंशन नहीं किया ना। आगे समझ तुमको। और इसी तरह हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास ये है, तो इट्स इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट यू यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन जेड कॉम्प्लीमेंट। मतलब मेरा मकसद क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना, ये सिर्फ दो सेट्स के लिए वैलिड नहीं है, इट इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ सेट्स। अगर तुम्हारे पास एन सेट्स भी हो गए ना, मतलब x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3 सो ऑन अप टू xn, तुमने उसका कॉम्प्लीमेंट किया, दैट इज इक्वल टू x1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन x2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन x3 कॉम्प्लीमेंट, किसी भी ऑर्डर में लिखो, xn माइनस वन कॉम्प्लीमेंट यूनियन xn कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। आई होप तुमको ये लॉ बिल्कुल समझ आ गया होगा, तुमने लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर।